नमस्ते, मैं स्नेहता कदम आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 7वीं विषय हिंदी, दूसरी कविता है फूल और कांटे। आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर कविता है और इस कविता में हमें फूल और कांटे इन दोनों का जीवन दिखाया है। देखो फूल और कांटे, इनके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध कहा जाता है। उनका जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 1947 में हुई है। उन्होंने प्रिय प्रवास, पदम प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि रचनाएं रची है। उनका परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी में प्रारंभिक कवि में मूर्धन्य स्थान है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब हिंदी के एक आधार स्तंभ है। कौन? कवि। ये हिंदी साहित्य में एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का किसी भी कुल में जन्म होने के कारण वो बड़ा नहीं बनता, बल्कि वो जो कर्म करता है, वो जो काम करता है, उससे उसे बड़प्पन प्राप्त होता है। कुल के वजह से उसे बड़प्पन या महत्व प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे अपने कर्मों से और अपने काम से ही बड़प्पन या महत्व प्राप्त करना होता है। और ये साबित करने के लिए कवि ने इस कविता में फूल और कांटे इनका उदाहरण हमारे सामने सादर किया है। फूल और कांटों के माध्यम से हमें जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताई कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़प्पन प्राप्त करता है। यही बात उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें बताई है। देखिए आगे। पहले इस कविता में जो नए शब्द है उसका अर्थ हम मालूम करते हैं। मेह मतलब बादल, वर मतलब श्रेष्ठ या सुंदर, वसन मतलब वस्त्र, वेद मतलब छेदना, भौर मतलब भवरा, जी मतलब मन, सुहोना मतलब शोभा देना और शीश मतलब सिर। एक मुहावरा भी इस कविता में आया है जो जी की कली खिलना मतलब खुश होना। अब दूसरी कृति इधर दी गई है, वो देखिए। तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। आप लोगों को कौन सा फूल पसंद है इसका नाम बताना है और नाम बताने के बाद जो आपको निम्नलिखित मुद्दों के सहारे उसके बारे में आपको बताना है। मुद्दों में पहला मुद्दा है उपयोग, उस फूल का क्या उपयोग होता है ये लिखना है। और दूसरा मुद्दा है गंध, उस फूल की किस तरह गंध है, मतलब सुगंध किस तरह का है ये आपको बताना है। यह कृति है, यह कृति आपको पूरी करनी है और अपने काफी में लिखना है। आगे देखिए, कविता मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं आपको भावार्थ भी बता देती हूँ। है जन्म लेते जगह में एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। अब इसका हम भावार्थ देखेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही, मतलब एक ही जगह पर ये दोनों जन्म लेते, मतलब कौन? फूल और कांटे एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें पालता और एक ही पौधे पर फूल और कांटे रहते हैं। एक ही पौधा उन्हें पालता है, मतलब संभालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी, फूल और कांटे जिस पौधे पर होते उस पर रात भर एक ही चांद उन पर चमकता है, एक सी चांदनी है डालता और वह चांद उन फूल और कांटों पर एक ही चांदनी, एक ही प्रकाश डालता है। आगे देखिए। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही वह यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। कवि आगे कहता है कि मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह मतलब बादल, फूल और कांटों पर एक सा ही बादल बरसता है। बादल ये नहीं कहता मैं फूलों पर ज़्यादा बरसूंगा और कांटों पर कम ही बरसूंगा, ऐसा नहीं कहता। मेह दोनों पर एक सा ही बरसता है। एक सी उन पर हवा है बही और उन दोनों पर एक ही मात्रा में हवा बहती है, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, लेकिन हमें सदा यह
दिखाई देता है कि ढंग उनके एक से होते नहीं, उन दोनों के ही ढंग मतलब उनका बर्ताव करना या उनका जो उपयोग हो वो अलग अलग है। कांटों का ढंग, कांटों का जीवन अलग होता है और फूलों का जीवन अलग होता है, यही हमें हमेशा दिखाई देता है। आगे देखिए, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भोर का है वेद देता शाम तन। इसमें कवि ने बताया है कि कांटा कभी किसी की उंगलियों को फाड़ देता है, किसी के उंगलियों को घायल कर देता है, फाड़ देता है किसी का वरवसन, कांटों के वजह से किसी का सुंदर वस्त्र, वर मतलब सुंदर, वसन मतलब वस्त्र, किसी का सुंदर वस्त्र फट जाता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, कभी कभी तितलियां जब फूलों के पास आने की कोशिश करती है तभी वह कांटे उनके पर को फाड़ देते हैं। भोर है देता शाम तन। इसमें क्या बताया, जब भंवरे फूलों के पास आते तब कभी कभी कांटे उनके शाम तन को फाड़ देते या उनके शाम तन को छेदते हैं, तब भंवरे को बहुत ही दर्द होता है। मतलब कांटे हमेशा दूसरों को तकलीफ ही देते हैं। आगे देखिए, फूल लेकर तितलियों को गोद में भंवरे को अपना अनूठा रस पिला, निस्सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। फूल का जीवन अलग होता है, फूल का बर्ताव अलग होता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल हमेशा तितलियों को अपने गोद में लेता है, मतलब हमेशा तितलियाँ फूलों के ऊपर आकर बैठती है लेकिन फूल उनको कुछ नहीं करता। भंवर को अपना अनूठा रस पिला, जब भंवरे फूलों के ऊपर बैठते हैं तब वह फूल अपने अंदर जो अनूठा अलग सुंदर जो रस होता है वह सुंदर रस उन भंवरों को पिलाते हैं। निस्सुगंध और निराले रंग से, वह फूल जो होते हैं उनके जो निराले सुगंध और निराले जो रंग होते और निराले सुगंध, अपनी निराले सुगंध और अपने निराले रंग से लोगों को खुशी देते हैं। हे सदा देता कली जी की खिला, कली जी की खिला मतलब हमेशा सबको खुशियाँ देते, सबको आनंदित करते अपने सुगंध और अपने निराले रंगों से। इस तरह फूलों का जीवन होता है। आगे देखिए, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसमें कवि कहने की कोशिश करता है कि एक है मतलब कांटे हमेशा लोगों की आंखों में खटकते हैं, लोग कांटों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, और दूसरा जो है मतलब फूल जो हमेशा दूसरों के सिर की शोभा बढ़ाने के काम आते हैं और सब लोग फूलों से ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इन दोनों का उदाहरण देकर कवि कहने की कोशिश करता है कि किसी तरह कुल की बड़ाई काम दे, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे मतलब हम किस कुल में जन्मे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अगर कोई अपने कर्मों से ही बुरा हो तो वो हमेशा दूसरों के आंखों में खटकता है, लोग उसे पसंद नहीं करते। लेकिन अगर कोई को बड़े कुल में जन्मा नहीं हो लेकिन उसके कर्म बहुत अच्छे हो तो तभी लोग उसे पसंद करते हैं। फूल और कांटे भी एक ही जगह पर जन्म लेते हैं लेकिन अपने कर्मों से लोग किसी को पसंद करते हैं तो किसी को पसंद नहीं करते। उसी तरह अगर किसी कुल में आप जन्म लेते उसको ज़्यादा महत्व नहीं बल्कि आपके कर्मों को ज़्यादा महत्व है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। इसलिए अपने कर्मों से ही आपको बड़प्पन प्राप्त करना होगा, यह बताने की कोशिश कवि ने इस कविता में की है। इस तरह इस कविता का मतलब भावार्थ है। अब हम आगे इस कविता के आधार पर जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय देखेंगे। बहुत ही सुंदर कविता है और कविता के माध्यम से कवि ने बहुत ही सुंदर विचार हमें बताया है कि कोई भी व्यक्ति को लोग पसंद उनके कुल की वजह से नहीं करते बल्कि उनके कर्मों से करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करना चाहिए, अच्छे काम ही करने चाहिए। स्वाध्याय देखिए,
यह खोजबीन और वाचन जगत से यह जो 2 कृतियाँ है आपको ही करनी है। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यह देखिए। क रात में उन पर डैश चांद भी एक ही सी डैश है डालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। ख प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भौरे का है वे देता शाम तन। या पर और शाम यह 2 आपको शब्द लिखने हैं। आगे देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखो। स फूल को गोद में लेता है, इसका जवाब यह है फूल तितलियों को गोद में लेता है। आगे 6 बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती। बड़प्पन की कसर रह जाने से हम किस कुल में जन्मे हैं यह बात काम नहीं देती। ज कौन एक सा बरसता है, मेह एक सा बरसता है। ज फूल किसको रस पिलाता है, फूल भौरों को रस पिलाता है। इस तरह हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे। आगे देखिए, भाषा के और निम्नलिखित वर्णों में समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। आपको यह वर्ण दिए, उनसे आपको समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द लिखने और वो उनका उपयोग शब्द वाक्यों में करना है। देखो, पुष्प का समानार्थी शब्द फूल, और एक है मेह का समानार्थी शब्द बादल। इधर देखो, रात का विरुद्धार्थी शब्द है दिन। इसी तरह आपको ढूंढने हैं, ये आपके लिए कृति है, इसलिए आपको ही करने हैं। देखिए, इसका मैं पहले पुष्प और फूल का वाक्य में प्रयोग करती हूँ। वह बहुत ही सुंदर फूल है। दूसरा वाक्य मैं बनाती हूँ, मेरे पिताजी हमारे लिए रात दिन काम करते हैं। इस तरह आपको वाक्य तैयार करने हैं और अपने कॉपी में लिखने हैं। एक कृति आपके लिए और आपको ही पूरी करनी है। इस तरह आज हमने फूल और कांटे यह कविता, उसका भावार्थ और उसके ऊपर जो स्वाध्याय था वह हमने देखा है। बहुत ही सुंदर कविता है, आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।